नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी ये मौत बताई जा रही है। बांदा जेल में उनकी तबीयत जो है लगातार बिगड़ रही थी। इससे पहले भी 3 दिन पहले उन्हें एडमिट किया गया था, जिसके बाद उन्हें छुट्टी मिल गई थी, डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन बीती रात 8:25 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया, जिसके बाद से लगातार कई जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिला। 65 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे मुख्तार अंसारी पर। बड़ा बेटा अब्बास कासगंज जेल में है, तो वहीं अंतिम रस्म के लिए उसे गाजीपुर लाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार होगा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के हार्ट अटैक से बीती रात मौत की खबर। तो साफ तौर पर यहाँ लाया गया है मेडिकल कॉलेज। क्या हो गया, क्या बताएंगे? मुझे और कुछ नहीं बताया गया। स्वास्थ्य मुझे आप लोगों से ही सूचना मिली है कि स्वास्थ्य हालत ज्यादा खराब है, इसलिए यहाँ पर जेल में किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? क्या किसी से भी नहीं बात। सीधे आप अपने घर से सीधे? सीधे बस नॉन स्टॉप चला आ रहा हूँ, और आप जल्दी से हटेंगे तो मैं जल्दी से पहुँच। आप वकील हैं मुख्तार अंसारी? जी हाँ। नाम क्या है सर आपका? नसीम हैदर। शाम के यहाँ पर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाया गया था, जिसको मुख्तार अंसारी के पेट में दर्द होने की बात कही गई थी। 9 डॉक्टरों के पैनल ने मुख्तार अंसारी का उपचार किया और वहीं पर आकस्मिक मुख्तार अंसारी का निधन हो गया, जिसकी रानीवती दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्रचार ने इस बात की पुष्टि की है। लगभग यहाँ पर लगातार सारे अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया। अब तक कोई भी अधिकारी बयान नहीं आया है। बांदा से टीवी 27 के लिए गुल मोहम्मद। मेरे सहयोगी पंकज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गया है। पंकज, आज क्या कुछ मुख्तार अंसारी के प्रकरण में देखने को मिलेगा? एक लंबा इतिहास, 65 मुकदमे दर्ज, और कहा जाता है गाजीपुर से बनारस तक जिसका दबदबा रहा करता था। आज कल वो दिल की बीमारी के चलते इस दुनिया से जा चुका है। तो आज क्या कुछ इसको लेकर के रहने वाला है मुख्तार अंसारी, और इससे जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का परिवार बांदा पहुंच गया है और पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को फिर गाजीपुर ले जाया जाएगा। और जो मुख्तार अंसारी का जो पैतृक कब्रिस्तान है, वहां पे आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो भी उसमें शामिल होंगे। हालांकि इस पूरे प्रकरण में काफी दिनों से तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे थे। मुख्तार अंसारी का कहना था, उसके परिवार के लोगों का कहना था कि उनको खाने में बांदा जेल के अंदर जहर दिया जा रहा है। और इस प्रकरण में बांदा जेल के जेलर और डिप्टी जेलर दोनों को सस्पेंड भी सरकार की तरफ से किया गया है, प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो कहीं ना कहीं ढेर सारे आरोप इसमें लगाए जा रहे हैं। अब्बास अंसारी ने सीधे तौर पे कहा कि 19 तारीख को मुख्तार अंसारी को खाने में जहर दिया गया था, और इसके पहले 2 दिन पहले जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तब भी अब्बास अंसारी उनसे मिलने आए थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया और प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी तक उनको नहीं साझा की जा रही है। वो मीडिया की सूचना पर मीडिया में सुनने के बाद जो है कि ये सब इस प्रकरण में देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये एक गंभीर आरोप है और ये बड़ा आरोप है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार न्यायिक जांच के भी आदेश दे सकती है। जो रिटायर्ड जज होते हैं, उनके निर्देशन में न्यायिक जांच भी कराई जा सकती है सरकार के द्वारा। बहरहाल अब मौत की पुष्टि के बाद पोस्टमार्टम और परिवार को 100 सुपुर्द किया जाएगा, उसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में कालीबाग में जो उनका पैतृक जो कब्रिस्तान है, वहां पे अंसारी परिवार के कब्र के बगल में उनकी कब्र होगी। और वहां पर भी पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो मुस्तैद की गई है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि देखा जाए तो रमजान का महीना चल रहा है, जुमे की नमाज भी आज है। जैसे कल रात 8 बजे के लगभग ये सूचना मिली, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे रख दिया गया। डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से पंकज, इसी को ध्यान में रखते हुए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े, कल 8:25 पर उनका देहांत हुआ था हार्ट अटैक से, और जानकारी जो है 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास दी गई। लेकिन इन सब के बीच 97 केसेस पूरे परिवार पर दर्ज हैं। खुद मुख्तार पर 62 केस दर्ज थे। और ऐसे में जब ये कहा जाता है तो कई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी अपने बयान दिए। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में परिवार तो मांग कर ही रहा है, लेकिन पॉलिटिशियंस भी इसको लेकर मांग कर रहे हैं। तो क्या उनको लगता है कि वाकई
जहर देकर मुख्तार अंसारी को मारा गया, जैसा कि परिवार कह रहा है, दावा करता है। जी देखिए, ये जेल के अंदर पॉलिटिशियन हो या कोई आम नागरिक हो, आम कैदी हो, अगर वो जेल के अंदर है तो उसको खाने में क्या कुछ दिया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके हेल्थ के लिए जेल मैनुअल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये सारे जो है कि जांच के विषय तो बनते ही है। जिस तरह से परिवार के लोग और बाकी लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को खाने में जहर दिया गया। हालांकि अगर जो आपराधिक फहरिस्त देखी जाए तो 65 से ज्यादा मुकदमे अगर जो मुख्तार अंसारी के ऊपर है और लगभग 3 मुकदमों में आजीवन कारावास हो चुकी थी, यानी जेल के अंदर ही पूरा जीवन उसमें गुजरने वाला था। और ये सामान्य व्यक्ति नहीं था, इसको माफिया डॉन के नाम से जाना जाता था। तो ये आम व्यक्ति तो था नहीं, क्योंकि इसके ऊपर 65 से ज्यादा धमकी के, हत्या के और तमाम तरह के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जेल के अंदर जो आरोप ये लगा हुआ है कि खाने में जहर दिया गया है, ये अपने आप में बहुत ही संगीन आरोप है, क्योंकि जेल के अंदर जेल मैनुअल के अनुसार ही कैदियों को रखा जाता है। सुधार के नाम पे जेल में तमाम तरह की व्यवस्थाएं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, और ऐसे में इस तरह का आरोप लगना कहीं ना कहीं जो है कि कार्रवाई को इंडिकेट करता है। और इसके लिए हो सकता है कि योगी सरकार न्यायिक जांच के भी आदेश दे सकती है और उसमें जांच संभव। ठीक है, 8 दिन के भीतर ही पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। 8 दिन के भीतर ही सारा घटनाक्रम बड़ी तेजी से घटित हुआ और इस पूरे घटनाक्रम में देखते ही देखते मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आ जाता है और अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही कुछ अतीक अहमद के साथ हुआ था, जब अचानक से हमलावरों ने गोली चला दी थी। डर उन्होंने भी जताया था और डर इन्होंने भी अपनी मौत का जताया। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चरण के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, जया बच्चन, डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव समेत 18 सपा नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा आजम खां को भी स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान, सांसद जया बच्चन, सांसद डिम्पल यादव, सांसद जावेद अली, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सांसद रामजी लाल सुमन, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, राष्ट्रीय सचिव राम गोविंद चौधरी, इंद्रजीत सरोज, रमेश प्रजापति, ओम प्रकाश सिंह, राजपाल कश्यप, राम असारे, विश्वकर्मा, महबूब अली, शाहिद मंजूर का नाम भी इस पूरी लिस्ट में शामिल है। तमाम लिस्टों का नाम बता रहे थे जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 18 स्टार प्रचारक नियुक्त कर दिए, जिसमें परिवार के ही कई नाम और इन सब के बीच जया प्रदा समेत कई नाम इसमें शामिल है। जया बच्चन समेत कई नाम इसमें शामिल है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी निर्वाचन आयोग पहुंचे। भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में डेलीगेशन राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा है, जहां निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा से डेलीगेशन मिलने पहुंचा है। डेलीगेशन में मंत्री जेपीएस राठौर, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे हैं। तो ये डेलीगेशन मिलने पहुंचा और इस डेलीगेशन ने अगुवाई कर रहे थे भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के यूपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। निर्वाचन आयोग पहुंचे, स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो ये मुलाकात की है। यूपी के पीलीभीत में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अनीश अहमद ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बीएसपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। वही समारोह में आए लोगों ने अनीश अहमद और पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत इस मौके पर किया। तो अनीश अहमद ने उद्घाटन किया है और इस मौके पर बड़ी संख्या पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीएसपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। देखिए, जहाँ तक मैंने पहले भी आपको बताया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को सिर्फ वोटर तक ही सीमित रखना चाहती है। कभी किसी को प्रदेश सचिव, कभी किसी को कोषाध्यक्ष प्रदेश का, कभी किसी को राष्ट्रीय सचिव,
हम ये चाहते हैं कि आप ये सब पद मत दीजिए, आप हमारे लोगों को उम्मीदवार बनाइए, टिकट दीजिए। जो समाजवादी पार्टी नहीं दे रही, वोट तो 100% लेना चाहते हैं, लेकिन टिकट वो उनकी आबादी के हिसाब से नहीं देना चाहते। बहुजन समाज पार्टी को हम क्यों लाइक करते हैं? जेपी होटल में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद का बयान भी इस मौके पर सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हमें तीसरी बार मोदी सरकार लानी है। वहीं मौजूद रहे जितिन प्रसाद ने कहा कि मेरा सौभाग्य कि बीजेपी ने मुझे पीलीभीत से उम्मीदवार चुना है। 26 पीलीभीत लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी जितिन के लिए समर्थन भी इस मौके पर मांगा और कार्यकर्ताओं के साथ परिचारिका बैठक भी की, जिसमें कमल खिलाने की सभी के साथ अपील भी की। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। वाराणसी की लंका पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश नकबजनी और चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से कैश और अवैध हथियार बरामद किया। आपको बता दें कि एक बदमाश जौनपुर का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा वाराणसी का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस दोनों पर जरूरी कार्रवाई कर रही है और ये बदमाशों के पास से बरामद किया गया सामान भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गाजीपुर की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हेरोइन की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के ठेकेदार और हिस्ट्री शीटर सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जब्त इन लोगों से 1 किलो मादक पदार्थ जिसमें हेरोइन की कीमत 2 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है। वहीं पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि हेरोइन झारखंड से लाते थे और गाजीपुर, वाराणसी और राजस्थान में ले जाकर के बेचा करते थे। 2 करोड़ की हेरोइन इस पूरे मामले में जब्त की गई है। तो इन अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई। हमारी स्वैट सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली पुलिस के पास एक पुख्ता सूचना थी कि कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। हातिमपुर मोड़ के पास इनकी घेराबंदी करके इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें 3 अपराधी उस गाड़ी में मिले। उनमें से एक पुराना एचएस है यहीं का, और भी जो अपराधी मिले थे उनकी जब तलाशी ली गई। रायबरेली में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में ऊंचाहार कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने 9 कुंटल अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 5 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को भी इस मौके पर गिरफ्तार किया, वहीं 3 अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, ये गांजा उड़ीसा से लाया जाता था और रायबरेली और आसपास के जनपदों में इसकी अवैध तस्करी की जाती थी। तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। मथुरा के थाना हवाई क्षेत्र में युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। मौके पर जब तक पुलिस पहुंचती तब तक हत्यारे फरार हो जाते हैं। परिवार वालों ने युवक की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में लगातार अब पुलिस जुट गई है। गांव कौन सा? ये देखिए, आज एक व्यक्ति की वहां पर जलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस वहां मौके पहुंची थी। तो उस व्यक्ति का जो नाम है विजय सना पप्पू, मोहली गांव का है। पुलिस उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया, जिसमें जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। वो जो इंजर्ड थे, जिनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है, उनके परिजन के तहरीर, उनके पिताजी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वो बॉडी को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो
यूपी के बदायूं जिले में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतक बिसौली नगर पालिका में कंप्यूटर ऑपरेटर है। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि कर्जदारों के कर्ज से तंग आकर उसने ये कदम उठाया है। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच में छानबीन में जुटी हुई है। खबर सोनभद्र से है, जहां अज्ञात कारणों से शांति ट्रेडिंग कंपनी गोदाम में भीषण आग लग जाती है। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से आग पर तो काबू पाया जाता है। आग लगने को कारण का अब तक पता नहीं लग पाया, लेकिन आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। शांति ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है, जो थोक व्यापार करते हैं हम, और बाहर भी माल सप्लाई करते हैं। और आग लग गई थी? रात में अचानक 9:30-10 बजे के बीच में अचानक लग गई थी आग, जिसको गांव के लोगों द्वारा बताया गया। फिर जी, कितना सामान जल गया था? लगभग लाखों रुपए से पार के जल गया है। इसमें कुल गल्ला था, धान चावल था, बोरा था, कुल लाखों रुपए से पार का जल गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगातार निजी हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही, जिससे इनके हौसले भी लगातार बुलंद हो रहे हैं। यहाँ के पलिया कोतवाली क्षेत्र में भी लगातार निजी प्राइवेट हॉस्पिटल मौत बांटते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला दुधवा रोड स्थित एक निजी प्राइवेट अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां एक प्रसूता की जान चली जाती है, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और वहां जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लिया और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी पत्नी की डिलीवरी होनी थी, रात में लिए लेकर के आए थे। फिर उसके बाद में 2 घंटे में डिलीवरी हो गई। कहा कि नॉर्मल नहीं होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब, जो आपको चीज़ अच्छा लगे वो आप करिए, बाकी तो आपके हाथ में है ही। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑपरेशन करना करिए। तो जो है, किसने ऑपरेशन किया था? पहले नाम बताना। एक डॉक्टर साहब थे और एक लेडीज थी। पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानता हूँ मैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव को गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। बता दें कि डीएम डॉक्टर वीके सिंह का माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान जारी है और इसी के चलते डीएम के निर्देश पर संजीव पारिया की संपत्ति जब्त कर ली गई। वहीं तहसीलदार श्रद्धा पांडे ने कहा है कि आरोपी ने अवैध तरीके से धन अर्जित कर संपत्ति बनाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ये लक्ष्मी नारायण धर्मशाला है, जो पूरी तरह से सरकारी संपत्ति रही है और 1922 से गजट के थ्रू तहसीलदार सदर इसके जो है प्रशासक रहे थे। बीच में अभियुक्त जो है संजीव पारिया एक व्यक्ति हैं, जिनके विरुद्ध सरकार बनाम संजीव पारिया वाद संख्या 8/2024 अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम डीएम सर ने आदेश पारित करके ये संपत्ति सीज करने का आदेश किया हुआ है और मुझे फिर से प्रशासक नियुक्त किया है। तो अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन पर कार्रवाई की गई है, जिसमें पूर्व सचिव की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति इसमें जब्त की गई है और बोला यह गया कि अवैध तरीके से ये संपत्ति अर्जित की गई है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। तो आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को। बुलेटिन में अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों से आपको अपडेट करने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नानकमता कार सेवा डेरे के प्रमुख जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह की आज 2 व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सीएम धामी नानकमतारा डेरा साहिब पहुंचे, जहां बाबा
तरसेम सिंह के दर्शन कर अपने श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया। बाबा तरसेम सिंह के अंतिम दर्शन के समय सीएम पुष्कर सिंह धामी भावुक नजर आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा तरसेम सिंह का इस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके द्वारा अनेक को स्वयं से भी संस्थाओं का संचालन किया जाता रहा है। इस घटना को हम पूरी गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की मांग भी करते हैं और कार्रवाई की आश्वासन देते हैं और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनको उनके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं आज हरिद्वार विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि हरिद्वार लोकसभा में मुझे कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिला है और चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने उधम सिंह नगर में हुए बाबा तरसेम सिंह की हत्या को लेकर कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। किसी धर्म स्थान में घुसकर हमलावरों द्वारा जिस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, ये सभी के लिए कष्टकारी है। मुझे विश्वास है पुलिस जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करेगी और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर कार्रवाई आगे की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता का उल्लंघन पौड़ी जिले में खुलेआम किया जा रहा है। यहां भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा विधायक आचार संहिता के नियमों को ताक में रखकर काम करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी का वाहन भी पौड़ी पहुंचने में हूटर का प्रयोग करता नजर आया, जिसे शिकायत के बाद उतार लिया गया। इन सब के बावजूद भी निर्वाचन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम कार्रवाई में ढिलाई बरतती नजर आई। ये प्रकरण जो अभी आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं उसको एआरओ के माध्यम से दिखाया जा रहा है और एआरओ के माध्यम से जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी की जाए। देखिए, जैसे ही एमसीसी लगा था, एमसीसी लगने के उपरांत इलेक्शन कमीशन के ये इंस्ट्रक्शंस थे कि जितने भी बोर्ड्स हैं, बैनर्स हैं या कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब जो है उनकी डिफेसमेंट हो जाती है, वो हम लोगों ने करवा दी गई है। अगर कहीं किसी एरिया में अगर इस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको मैं पर्सनली देखूँगा और उसको इंश्योर करवाया जाएगा। खबर दिनेशपुर से है, जहां सामान्य निर्वाचन सकुशल संपन्न करने और चुनाव में धन बल का प्रयोग न हो, इसके लिए गदरपुर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट डॉक्टर संदीप पांडे के द्वारा दिनेशपुर नेताजी सुभाष चौक पर देर रात तक ताबड़तोड़ वाहन चेकिंग किया गया। हालांकि वाहन चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। वहीं मजिस्ट्रेट ने कहा कि चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए वाहन चेकिंग का अभियान लगातार किया जा रहा है। ये चुनाव के चलते जो है 4 पहिया वाहनों का जो चेक हो रहा है और इसमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला हुआ है। कितनी गाड़ियों को अब तक किया है आपने चेक? अभी तक तो हमने आज लगभग 20 गाड़ियाँ चेक कर चुके हैं। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? ये तो 19 तारीख तक चलेगा सर, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएंगे यहाँ पे, तब तक ये जो है चेक होते रहेंगे वाहन। इसके लिए 3 टीमें गठित की गई हैं 6-6 घंटे के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहना, साथ देखते रहिए TV 27 न्यूज़।